राहुल लेखा को ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने एक ड्रोन आकर मंडराने लगा। कुछ देर तक ड्रोन ने उसका पीछा किया, लेकिन राहुल उसके सामने खड़ा हो गया। राहुल ने ड्रोन की तरफ अपनी एक उंगली दिखाई और कट की आवाज करके वो ड्रोन जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने अपनी शक्तियों से ड्रोन को तोड़ दिया था, लेकिन उसे यह पता चल चुका था कि आर्मी वालों ने उसे देख लिया है। अब उसके दिमाग में आ रहा था कि आयशा ने सच बोला। आर्मी हमें किसी भी वक्त ढूंढ सकती है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए था। अब वो एक दोराहे पे खड़ा था कि वो वापस आयशा के पास जहाज पर जाए या लेखा को ढूंढे। लेकिन राहुल लेखा को ढूंढने के लिए भागा। भागते भागते वो एक गली पर जाकर रुक गया। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे परेशान खड़ा था कि लेखा कहां गई होगी। तभी उस पेड़ से उसकी पीठ पर कुछ वजनदार चीज गिरी। राहुल भी उस वजन से नीचे गिर गया। गिरते ही एक लड़की के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। वो लेखा थी जो पेड़ से नीचे गिरी थी। राहुल तुरंत उठकर उसके पास गया और बोला, लेखा, तुम जिंदा हो? मुझे यकीन था तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन तुम इस पेड़ पर क्या कर रही थी? लेखा काफी डरी हुई थी। उसने तुरंत राहुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, जब तुम और आयशा घर से निकल गए तब मैंने देखा कि कुछ आर्मी वाले हथियार लिए हुए हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखते ही मैं उनसे बचने के लिए पीछे के दरवाजे से निकलकर भाग गई। मैं घर से निकली तो हर जगह सैनिक थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। फिर मुझे ये पेड़ दिखा। मैंने तुम्हें देखकर पेड़ पर चढ़ना सीखा था। उसी से मैं इस पेड़ पर चढ़कर छिप गई। लेखा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं यहां छिपी हुई थी, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहां जरूर आओगे। लेखा राहुल से ये सब बातें बता रही थी और राहुल उसकी आंखों में देखे जा रहा था। राहुल के दिल में लेखा को जिंदा देखकर एक सुकून मिला था। लेखा भी राहुल को प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। धीरे धीरे दोनों के होंठ करीब आने लगे और अगले ही पल दोनों ने अपने होंठ एक दूसरे के होंठों से लगा दिए। इतनी सारी मुसीबतें उन लोगों को घेरे हुए थी। पाकिस्तानी आर्मी उन्हें हर तरफ से ढूंढ रही थी, लेकिन इन सब बातों को भूलकर दो प्यार करने वाले आपस में मिल चुके थे। उन्हें जैसे किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। तभी उन्हें वहां किसी के आने की आहट हुई और वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। राहुल ने सामने की तरफ देखा तो आयशा उनसे कुछ दूर पर खड़ी हुई उन दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी वक्त दूसरी तरफ माया तेज रफ्तार से अपनी कार ड्राइव करके कहीं चली जा रही थी। तभी उसने देखा कि सामने से एक बड़ा ट्रक उसकी तरफ चला आ रहा है। उसने कार साइड करने की कोशिश की, लेकिन कार का स्टीयरिंग मूव ही नहीं हुआ। माया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कार का स्टीयरिंग लॉक हो गया हो। माया ने कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर ली, लेकिन वो ट्रक हॉर्न बजाते हुए सीधा कार की तरफ आ रहा था। कार भी एकदम सीधी चलती जा रही थी। माया कार को रोककर उतर के भागने की कोशिश कर रही थी। वो उससे उतर के भाग पाती इससे पहले वो ट्रक धड़ करके कार से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि माया की कार 4 बार पलटते पलटते दूर छिटकी और माया का सर फटकर उससे खून बहने लगा। लेकिन अगले ही पल जैसे ही माया ने अपनी पलकें झपकी तो देखा कार रोड पर चल रही थी। ये जो कुछ देर पहले उसने महसूस किया, ये माया का एक हेलुसिनेशन था। माया उस नजारे को देखकर घबरा गई थी। कार को कुछ भी नहीं हुआ था और जिस ट्रक को उसने कार से टकराते देखा था वो कब का उसे क्रॉस करके निकल चुका था। माया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने कार एक किनारे पर रोकी और उसका गेट खोलकर बाहर निकलने को गई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने कार के मिरर में जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। माया ने देखा कि मास्टर कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। माया ने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो मास्टर ने उससे कहा, इस बार मेरा कोई छलावा नहीं है, मैं साक्षात तुमसे मिलने आया हूं। सोचा इसी बहाने तुम्हें अपना खेल भी दिखा दूं।
कार पलटने वाला जो नजारा कुछ देर पहले माया ने देखा था, वो मास्टर ने ही उसकी आंखों के सामने लाया था। माया ने मास्टर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मास्टर ने कहा, मुझे तो लगा था अब तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, हम और भी ज्यादा क्लोज हो गए होंगे, लेकिन तुम्हें उस पत्थर की शक्तियों का पता चलते ही तुमने तो अपनी साइड ही बदल दी। माया ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, आप इसे तो सीखा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो अब मैं भी उसी रास्ते पर चल रही हूं। माया अंदर से तो घबरा रही थी, लेकिन मास्टर के सामने वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। मास्टर ने कहा, चलो ठीक है, लाओ तुम्हारा वो लक्ष्य मेरे हवाले कर दो। माया ने कहा, शायद आप भूल रहे हैं कि आपके पास जितना हिस्सा है उतना ही मेरे पास भी है। आपकी तरह मैं भी दुनिया के 5% लोगों को अपना गुलाम बनाकर दुनिया पर राज कर सकता। अब हमारे पास बराबर शक्तियां हैं। मास्टर ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? गुरु और शिष्य आपस में भिड़ेंगे? दुनिया को वश में करने वाली दो शक्तियां अब आपस में ही भिड़ने वाली थी। मास्टर ने कहा, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो यही सही। माया और मास्टर कार से उतरे। उन्होंने अपने पास मौजूद पत्थर का एक एक हिस्सा बाहर निकाला। बाहर निकलते ही वो पत्थर अपनी रोशनी से जगमगाने लगे। माया और मास्टर की आंखें गुस्से से एक दूसरे को देखी जा रही थी। दोनों एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयार थे। जहां पर एक ही शक्ति के दो हिस्से आपस में लड़ने को तैयार थे, तो यहां दूसरे देश में आयशा राहुल पर चिल्लाते हुए बोल रही थी, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। मौत के मुंह से लड़कर बाहर आई, बचपन से तुमसे प्यार करते आई, इस बात का फायदा उठाकर मास्टर ने मुझे इस्तेमाल किया। उसके बाद तुम्हारे पिता ने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया, और मैंने वो सब काम सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर की। उस लैब में भी जिंदा रही तो सिर्फ तुम्हारे प्यार और तुमको याद करके। कोई और होता तो कब का हार मान चुका हो। मास्टर से लेकर तुम्हारे पिता सब ने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम भी वही कर रहे हो। इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, बताओ मुझे। इतना बोलती हुई आयशा राहुल के पास गई और उसे कसकर एक थप्पड़। थप्पड़ इतना कड़क था कि वो देखकर लेखा को भी झटका लगा। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। राहुल को थप्पड़ पड़ते ही उसे अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ बाहर निकालने का मन किया, लेकिन उसने आयशा से कुछ भी नहीं कहा। आखिर वो बोलता भी क्या, क्योंकि उसे पता था इन सब में गलती उसी की थी। लेखा ने आयशा से रोते हुए कहा, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। आयशा ने उससे कहा, हाँ यही तो काम है ना तुम्हारा, दो लोगों के बीच में आना। आ तो गई हो हमारे बीच में, अब रहो अच्छे से। इतना बोलकर आयशा गुस्से से वहां से निकलने लगी। राहुल ने कहा, आयशा रुक जाओ, कहां जा रही हो? रुको, सब साथ में चलते हैं। लेकिन आयशा नहीं रुकी और वो आगे निकल गई। राहुल ने लेखा का हाथ पकड़ा और कहा, हमें भी चलना चाहिए। राहुल और लेखा वहां से निकलने ही वाले थे, तभी पीछे से किसी ने राहुल पर गोली चलाई। गोली राहुल के हाथ में लगी। राहुल दर्द से चीख उठा, आह! उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके घर का मालिक दो पुलिस वालों के साथ वहां पर खड़ा था। रफीक ने राहुल के पास आकर कहा, साले टेररिस्ट, मुझसे झूठ बोलकर मेरे घर में रहने लगा और यहाँ की आर्मी को भी मेरे घर में आने की दावत दे दी। तेरी वजह से मेरा घर मेरे हाथ से जाते जाते बचा है। वो तो अच्छा है मैंने तुझे यहां देखकर चुपचाप इन पुलिस वालों को बुला लिया, नहीं तो तू हमारे देश के लिए खतरा बन जाता। रफीक ने पुलिस वाले से कहा, यही है साहब, वो पकड़ लीजिए इसे। पुलिस वाले राहुल को पकड़कर ले जाने लगे। राहुल ने कहा, अरे रफीक भाई, आप गलत समझ रहे हो, हम कोई टेररिस्ट नहीं है। आप हमें अपनी बात समझाने का मौका तो दीजिए। लेखा डरी सहमी सी वहीं पर खड़ी हुई। पुलिस वाले ने उससे कहा, तुझे जो भी बोलना है अब पुलिस स्टेशन में जाके बोलना, चल चुपचाप हमारे साथ। जब रफीक और पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं मानी, तब राहुल ने एक पुलिस वाले को धक्का देकर गिरा दिया।
तभी दूसरे पुलिस वाले ने कहा, ओ साले, हमसे होशियारी करेगा? रुक, तुझे अभी देखता हूं। पुलिस वाला उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो राहुल ने उसके पैर में अपना पैर फंसाकर उसे भी जमीन पर गिरा दिया। वो दोनों पुलिस वाले एक साथ उठे और राहुल को मारने के लिए बढ़े, लेकिन राहुल ने उनके मुक्के से बचते हुए दोनों के सीने में एक एक मुक्का मारकर उन्हें दूर धकेल दिया। एक पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल ली और राहुल से कहा, हमारे साथ चल, नहीं तो अल्लाह को प्यारा होने के लिए तैयार हो जा। लेकिन अब राहुल को गुस्सा आया। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हुई। राहुल ने तुरंत दौड़कर उस पुलिस वाले की बंदूक छीनी। पुलिस वाले को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हुआ। गुस्से में राहुल की शक्तियां जाग जाती थी। इस बार भी राहुल की कुछ शक्तियां जाग गई थी। राहुल ने पुलिस वाले की बंदूक से उन्हें ही शूट कर दिया, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आर्मी आकर उन लोगों को पकड़ ले। ये देखकर लेखा हैरान थी। उसके बाद बंदूक नीचे फेंककर राहुल ने रफीक का गला जोर से पकड़ लिया और उससे कहा, तुझे मैं सब कुछ बता रहा था ना, अब भुगत मेरी बात ना सुनने का नतीजा। राहुल ने उसकी गर्दन कसके पकड़ ली। रफीक कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सांसें अटकने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेखा ने चिल्लाकर कहा, राहुल छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। तभी राहुल की आंखों के सामने एक नजारा आया। चारों तरफ रेतीली जमीन थी। वहां पर त्रिकोण के आकार के कुछ घर जैसे बने हुए थे, जिसके अंदर एक ताबूत में मम्मी पड़ी थी। ये नजारा देखकर राहुल एकदम सुन्न हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसका हाथ रफीक के गले से ढीला हुआ और रफीक वहां से भाग गया। राहुल को जो नजारा दिखा था, ये वही चीज थी जिसके बारे में हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है, इजिप्ट का पिरामिड। राहुल को लेखा की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखे जा रहा था, लेकिन लेखा को क्या पता राहुल क्या देख रहा था। राहुल जो नजारा देख रहा था वो उसमें खो गया था। राहुल ने देखा कि एक कैमरा की तरह उसका मन उस पिरामिड के नीचे एक चेंबर की तरह कमरे में घुस गया था। उस पिरामिड के नीचे वाले हिस्से में राहुल को कोई दिखा, जिसे देखकर वो एकदम स्तब्ध रह गया। वो थी लेखा की मां। राहुल ने देखा कि वो धीरे धीरे लेखा की मां के पास जा रहा था और उन्होंने एकदम से राहुल की तरफ देखा और अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ बढ़ा दिया। उनके दोनों हाथों में थे चांद के वो बचे हुए दोनों टुकड़े। इतना देखने के बाद राहुल झटके से उस नजारे से बाहर आया। गोलियों की आवाज सुनकर आयशा भी दौड़ते हुए वहां पहुंच चुकी थी। आयशा ने देखा कि राहुल के हाथ से खून बह रहा था। आयशा ने उससे पूछा, राहुल ये क्या हुआ और ये पुलिस वाले क्यों मरे पड़े हैं? राहुल ने सिर्फ एक शब्द कहा, इजिप्ट। आयशा ने हैरानी से कहा, मतलब? राहुल ने कहा, मैंने अभी एक नजारा देखा। बचे हुए वो दोनों पत्थर इजिप्ट के पिरामिड में हैं। हमें उन दो पत्थरों को हासिल करके उन्हें भी नष्ट करना होगा। राहुल लेखा की तरफ बढ़ा और उससे बोला, हो ना हो तुम्हारी मां भी हमें वहीं मिलेंगी। मैंने अभी अपनी आंखों के सामने ये पूरा नजारा देखा। मैंने जब भी ऐसा कुछ देखा है, मेरा वो एहसास कभी गलत नहीं हुआ। लेखा ने कहा, लेकिन मां इजिप्ट कैसे पहुंची? राहुल ने कहा, यह सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा करने का समय आ गया है। आयशा ने कहा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बस घर जाना है। क्या राहुल और लेखा इजिप्ट पहुंचकर उन पत्थरों को नष्ट कर पाएंगे? क्या आयशा उनके साथ जाने के लिए राजी होगी? और दूसरी तरफ मास्टर और माया जिन शक्तियों से आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं, उसका क्या अंजाम होगा? जानने के लिए